वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 27 है। ये दोस्तों आपने पहले वाले 26 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लें, क्योंकि दोस्तों यदि आप हमारे इन मॉक टेस्ट को हल करते हैं तो आपको फिजिक्स के बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनके साथ ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों यदि आप हमारे इन मॉक टेस्ट की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। ये दोस्तों आप हमारे सभी प्रीवियस PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको हमारी सभी प्रीवियस PDF फाइल अवेलेबल करा दी जाती है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब आज का पहला क्वेश्चन है, दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 4 kg और 5 kg हैं, इन दोनों पिंडों पर समान बल लगाए जाते हैं। यदि हल्के पिंड का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो भारी पिंड का त्वरण क्या होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि कोई दो पिंड है, उनके जो मास है वो हमारे एक का दिया हुआ है 4, एक का दिया हुआ है 5। यदि उन पर समान फोर्स लगाया जाता है, यानी बल समान लगाया जाता है, तो हल्के पिंड में जो त्वरण प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, तो हमें भारी पिंड में निकालना है। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और खुद से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। दोस्तों यदि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, यदि आपका राइट आंसर आ रहा है 1.6 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला, तो आपका सही है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा बल का फॉर्मूला होता है वो F = ma होता है, यानी जो त्वरण हो जाएगा वो हो जाएगा F/m हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि हमारा जो त्वरण होता है वो हमारे मास का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से अपन निकालेंगे A1/A2 का मान निकालेंगे। दोस्तों हमें प्राप्त हो जाएगा M2/m1 का प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस कारण A1 का मान हमें दिया हुआ है 2 और A2 का मान हमें निकालना है। दोस्तों M2 का मान हमें दिया हुआ है 5 और M1 का मान दिया हुआ है हमें 4। यदि इसको अपन सोल्व करेंगे दोस्तों, हमारा जो A2 = निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा 8/5 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि A2 का मान आ जाएगा हमारा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र है, यानी दोस्तों जो एंगुलर मोमेंटम होती है उसकी हमें डायमेंशन बतानी है, क्या होगी। दोस्तों यदि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका राइट आंसर यानी बिल्कुल सही है आपका आंसर, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग होता है, एज इसका फॉर्मूला होता है हमारा L = mv/r। तो इस फॉर्मूले से इसकी विमा निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मास की विमा होती है वो हमारी m1 होती है, जो हमारी वेलोसिटी की विमा होती है उसकी L1t-1 होती है, और जो हमारी डिस्टेंस होती है r होती है, इसकी जो हमारी विमा होती है वो L1। तो यहाँ से अपन इसकी जो फाइनल हमारी वो विमा निकल कर आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारी m1 L2t-1 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक से 62.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो उस चालक से होकर कितनी एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। तो दोस्तों जल्दी से आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करें। यदि दोस्तों आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्योंकि दोस्तों हमें दिया हुआ कि किसी चालक से प्रति सेकेंड 62.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी धारा होती है वो होती है 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश। यदि दोस्तों 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻−19 होता है। तो कितना आवेश प्रवाहित होगा हमारा 1 सेकंड में, तो वो जाएगा हमारा 62.5 × 10⁻18। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश हमारा निकल कर आ जाएगा। यदि इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा निकल कर आ जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 62.6 को 1 से तो 100 जाएगा, और ये 10⁻18 है, 10⁻−19 है, यानी -1 बच जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 10 है, यानी दोस्तों प्रति सेकंड 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो यही हमारी धारा का मान हो जाएगा, यानी कि 10 एम्पियर हो जाएगी धारा का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 kg का पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से बालू की सतह पर गिराया जाता है, तो बालू की सतह पर गिरने से पहले इसका वेग ज्ञात करें। दोस्तों में दिया हुआ है कि कोई एक यानी 10 मीटर ऊंचाई से कोई पिंड गिराया जाता है, तो जैसे ही वह बालू की सतह पर पहुंचेगा तो हमें बताना है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। दोस्तों खुद से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। यदि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुना है ऑप्शन नंबर ए वाला, तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि यदि किसी पिंड को एच ऊंचाई से गिराया जाता है तो इसकी जो नीचे एच ऊंचाई यानी पार करने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है √2gh होता है। दोस्तों यहाँ पर एच का मान हमें दिया हुआ है 10 मीटर, तो यहाँ पर अपन जी का मान रखेंगे 9.8 और दोस्तों यहाँ पर रखेंगे एच का मान 10। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा √196 निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 196 का रूट होता है वो हमारा होता है 14। तो हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी ठेठ यानी नीचे गिरने से पहले की वो जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम में कौन सा चूर्ण मिलाया जाता है, यानी विच पावर इज एड इन द एटम बम, यानी दोस्तों हमें बताना है परमाणु बम के अंदर कौन सा चूर्ण मिलाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ए ऑप्शन चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। दोस्तों आपको बताना है कि कोई हमारे कौन सा लेंस है कि उसका जो इमेज बनेगी दोस्तों वो हमारी रियल बने और इन्वर्टेड बने, यानी कि हमारी उल्टी बने। दोस्तों यदि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है यानी कॉन्वेक्स लेंस चुना है तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसके जब अपन वक्रता के अंदर एवं हमारी जो फोकस दूरी होती है उसके मध्य में वस्तु को कहीं पर भी रखते हैं तो हमारे जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता के अंदर और अनंत के बीच में बनता है, और दोस्तों वह हमारा वास्तविक बनता है और वो उल्टा बनता है। तो ये हमारा ओनली उत्तल लेंस के अंदर ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1 ग्राम और 4 ग्राम है वे समान गतिज ऊर्जाओं के साथ घूम रहे हैं, तो उनके रेखीय संवेगों का अनुपात क्या होगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 ग्राम एवं 4 ग्राम के कोई दो पिंड हैं, वो दोनों समान गतिज ऊर्जाओं से घूम रहे हैं, तो उनका जो रेखीय संवेग है यानी कि पी है वो हमें निकालना है, उसका अनुपात क्या होगा। दोस्तों यदि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुना है ऑप्शन नंबर सी वाला, तो इस आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा p²/2m होता है। तो इस फॉर्मूले से अपन देखते हैं कि जो p² यानी जो हमारा जो समानुपाती हो जाएगा वो m के हो जाएगा, तो यह अपन लिख सकते हैं p1 की स्क्वायर/p2 की स्क्वायर हो जाएगी दोस्तों हमारी m1/m2 की हो जाएगी। ये हमें दिया हुआ है 1/4 यानी m का मान 1 दिया हुआ है, m2 का मान दिया हुआ है 4। तो अपन देखते हैं p1 और p2 का जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1/4 के रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर चल जाएगा तो अंडर रूट में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी 1:2 हमारा आ जाएगा, इसके संवेगों का अनुपात है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से किसी पिंड का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यदि कोई पिंड दूसरा पिंड ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो इस पिंड का पलायन वेग क्या होगा। दोस्तों जल्दी से आप वीडियो को पॉज करें और यदि आपको इसका सॉल्यूशन करना तो करें। दोस्तों यदि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही होगा। देखिए दोस्तों पलायन वेग होता है वह जो हमारा जो पिंड होता है उसकी पृथ्वी से यानी दूरी जो हमारी डिस्टेंस होती है आर उसी पर भी निर्भर करता है, यानी कि है इसकी डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता है कि डायरेक्शन किस प्रकार यानी किस डायरेक्शन में है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो पलायन वेग होता है v इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है √2gr होता है। तो दोस्तों यानी कि ये जो आर है ये हमारी पृथ्वी से इस पिंड की डिस्टेंस है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और इसकी डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता। तो इसका पलायन वेग यदि पृथ्वी के लिए 11.2 है तो यानी कि सभी दिशा में इसका जो पलायन वेग होगा 11.2 मीटर पर सेकंड ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय बेलनाकार लेंस से कौन सा रोग दूर किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो गोलीय बेलनाकार लेंस होता है उसके द्वारा किस रोग का निवारण किया जाता है। दोस्तों यदि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी जो गोलीय लेंस होता है वह अबिंदुकता की जो हमारा रोग होता है उसको निवारण के लिए काम में लिया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100t है तो घरेलू
तो इसके मूल औसत वर्ग RMS धारा का मान क्या होगा। दोस्तों हमें बताना है कि यदि हमें कोई इक्वेशन दी हुई है धारा की और इसके माध्यम से हमें बताना है कि जो हमारी धारा का RMS मान होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करें और खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। दोस्तों यदि आपने इस क्वेश्चन का सोल्व कर लिया होगा और यदि आपने इसका राइट आंसर चुना हो ऑप्शन नंबर बी वाला, तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है I0 का मान दिया हुआ है 60 है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो यहाँ पर इसका आयाम होता है इस समीकरण के अंदर, ये हमारा यहाँ पर I0 का मान होता है और हम जानते हैं जो IRMS का मान होता है वो हमारा होता है I0/√2 होता है। तो जैसे ही अपन दोस्तों 60 के अंदर अपन √2 का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 30√2 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि, यानी दोस्तों पसीना यदि हमारे सिर पर पसीना आता है तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, वो क्यों होता है। दोस्तों यदि आपने इसका राइट आंसर चुना है ऑप्शन नंबर बी वाला, तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो पसीना होता है यानी कि ये एक जली होता है, इसकी जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है वो बहुत अधिक होती है। तो जब हमारा पसीने का वाष्पीकरण होता है दोस्तों इसे अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो यह ऊष्मा हमारे यानी कि शरीर के आसपास का वातावरण है उससे ग्रहण करता है और कुछ ऊष्मा हमारे शरीर से ग्रहण करता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऊष्मा में कमी होती है, यानी कि हमें ठंडक महसूस होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो पसीना होता है उसके वाष्पीकरण के दौरान गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो ऊष्मा की आवश्यकता होने के कारण वहाँ पर हमें ठंडक महसूस होगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि चालक में के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर 0.1 वोल्ट है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों करिए इस क्वेश्चन को। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि दोस्तों में दिया हुआ है यहाँ पर एम्पियर का मान यानी धारा का मान दिया हुआ है और वोल्ट का मान दिया हुआ है और प्रतिरोध का मान पूछा है। हम जानते हैं जो प्रतिरोध का मान होता है उसका फॉर्मूला होता है V/I होता है, यानी V = होता है IR। तो यहाँ से अपन वोल्ट का मान हमें दिया हुआ है 0.1, इसको यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 0.05 ओम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई होगी, यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि कोई पिंड है उसको ऊपर की ओर मैक्सिमम यानी 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों यदि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रक्षेपी गति के अंदर जो हमारी एच मैक्सिमम यानी अधिकतम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है U² होता है। दोस्तों U² का मान अपन रखेंगे 100 का यदि स्क्वायर करेंगे दोस्तों हमारा 10,000 हो जाएगा और इसको अपन 2G से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 हो जाएगा और G का मान होता है 10। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 1000 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी 500 मीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ताकार धातु की चकती जिसका द्रव्यमान 4 kg एवं व्यास 0.4 मीटर है, यदि इसके केंद्र के परितः 10 चक्कर लगाया जाता है तो अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। इनकी दोस्तों में इसका मास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है और हमें दिए हुए इनके 10 चक्कर लगाया जा रहा है। तो आपको पूछा गया है कि इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या होगा, यानी इनर्शिया पूछा गया है। दोस्तों यदि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा चकती के लिए जड़त्व आघूर्ण होता है उसका जो फॉर्मूला होता है I = वो होता है हमारा 1/2 m² होता है। दोस्तों यहाँ पर r का मान हो जाएगा हमारा 0.2 जाएगा, क्योंकि व्यास दिया हुआ है 0.4 तो रेडियस हो जाएगी 0.2। दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 m का मान दिया हुआ हमें 4 kg तो हो जाएगा 4 और हमें यानी कि जो रेडियस है हमारी 0.2 है, यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा। इसको यदि अपन आगे सोल्व करेंगे तो हमारा 2 होगा, यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी फैराडे की धारिता वाला संधारित्र 200 वोल्ट आपूर्ति से पूर्णतः आविष्ट है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। यानी दोस्तों हमें कोई संधारित्र दिया हुआ है उसकी धारिता का मान सी है और उसकी प्लेटों के मध्य जो वोल्ट है दोस्तों वो हमारे 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसकी जो हमारी संचित ऊर्जा है संधारित्र की वो पूछी गई है आपको कितनी होगी। दोस्तों यदि आपने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है यानी कि 2 × 10⁴ चुना तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो संधारित्र में संचित एनर्जी
एनर्जी यानी यू का मान होता है वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 CV² होता है। यहाँ पर हमें जो धारिता दी हुई है दोस्तों, हमें सी दी हुई है, वोल्टेज का मान दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। यदि इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो ये 2 से 2 हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10,000, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों इसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 20,000 का हो जाएगा, यहाँ पर 40,000 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, या इसको 2 से घटाएंगे तो 2 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁴। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का अंतिम तत्व क्या होता है। यानी कि दोस्तों हमारे जो थोरियम धातु होती है यानी तत्व होता है, एलिमेंट्स होता है, उसके अंदर दोस्तों हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो छह होता है, यानी कि अल्फा कण बीटा कण निकलते हैं। तो ये हमारा जो अंतिम तत्व बचता है वो क्या बचेगा, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपने ए चुना है, तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी थोरियम का यानी कि है 6 होने के बाद जो अंतिम तत्व बचता है वो बचता है हमारा लेड यानी पीबी बचता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबा तथा 25 ओम प्रतिरोध वाले तार के से 72 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि किसी सेल से संतुलन बिंदु 600 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि कोई हमारा विभव मापी है, उसका जो दोस्तों ये तार होता है विभव मापी के अंदर है, इस तार की लंबाई 10 मीटर दी हुई है, और इसका जो प्रतिरोध आर का मान दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 25 ओम दिया हुआ है। और दोस्तों ये इसको यदि इस सेल से जोड़ देते हैं तो इसके अंदर प्रवाहित धारा वह होती है दोस्तों, वो दी हुई है 72 मिली एम्पीयर दी हुई है। दोस्तों हमें पूछा गया है कि कोई अन्य सेल है, उसको यदि इसे जोड़ते हैं और उसके लिए जो यहाँ पर संतुलन बल प्राप्त होती है दोस्तों, वो प्राप्त होती है 600 सेंटीमीटर। तो इसका विद्युत वाहक बल पूछा गया सेल का कितना होगा। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। दोस्तों यदि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो यानी कि 1.08 वोल्ट प्राप्त हुआ है तो आपका बिल्कुल सही है, तो क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों वो क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों हमें निकालना है दूसरी सेल का विद्युत वाहक बल, तो V हमारा होता है वो होता है XL। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो विभव प्रवणता X है इसके मान की आवश्यकता होगी, और हम जानते हैं जो X होता है वो हमारा होता है E/L होता है, यानी कि जो E/L यानी तार की लंबाई इंटू दोस्तों जो सेल का हमारा जो विद्युत वाहक बल है वो। दोस्तों विद्युत वाहक बल निकालने के लिए हम जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है IR होता है। तो इसका जो विभव प्रवणता का फॉर्मूला हो जाएगा IR/L हो जाएगा। तो यहाँ पर I का मान रखेंगे दोस्तों, में दिया हुआ है 72 मिली एम्पियर है, तो ये हो जाएगा 72 × 10⁻³ है, और R का मान में दिया हुआ है 25 ओम है, और दोस्तों L का मान दिया हुआ है 10 मीटर, यानी ये जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर। दोस्तों इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1.8 × 10⁻³ निकल कर आ जाएगा, यानी कि विभव प्रवणता का मान हमारा ये हो गया। दोस्तों हमारा जो हमारा सेल का विद्युत वाहक पूछा गया है वो अपन निकाल सकते हैं, वो होता है हमारा X हमारी L होती है, यानी जो हमारी इसकी जो संतुलन लंबाई है वो हमें दी हुई है। तो अपन यदि 1.8 × 10⁻³ को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हमारा सेल का विद्युत वाहक बल निकल कर आ जाएगा। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल कर आता है 1.08। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग में डॉपलर प्रभाव निर्भर करता है। यानी कि दोस्तों हमारा जो डॉपलर प्रभाव होता है वो किस बात पर डिपेंड करना है वो आपको बताना है। तो यदि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा डॉपलर का प्रभाव क्या होता है कि जब कोई स्रोत और कोई जो श्रोता है उनके मध्य यदि अपेक्षिक गति होती है तो दोस्तों क्या होती है कि जो श्रोता को जो हमारी ध्वनि सुनाई देती है उसकी आवृत्ति के अंदर यानी परिवर्तन हो जाता है, उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के अंदर यानी डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसी यानी प्रभाव को अपन कहते हैं डॉपलर का प्रभाव। यानी कि दोस्तों डॉपलर का प्रभाव होता है यह अपेक्षिक गति पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, यानी 2000 डिग्री सेल्सियस को किस थर्मामीटर से मापा जाता है। यानी दोस्तों हमारा जो 2000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसको किस यानी हमारा जो थर्मोमीटर है उसे मापा जाएगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों यदि आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा 2000 डिग्री सेल्सियस होता है उसको नापने के लिए प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर काम में लिया जाता है, क्योंकि जो फारेनहाइट और केल्विन से अपन इतने अधिक टेम्परेचर की माप नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को चुंबकीय यामोत्तर से
यानी कि थीटा कोण से यानी घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा। यानी दोस्तों हमारा कोई चुंबक है और उसको चुंबकीय यामोतर से थीटा कोण पर घुमाया जाता है, तो हमें बताना है किया गया कार्य का मान कितना होगा। दोस्तों यदि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों इसका जो हमारा किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है mh/1 - sin थीटा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में छड़ी टेढ़ी यानी दिखाई देती है क्यों। यानी दोस्तों आपको बताना है कि यदि अपन किसी पानी के अंदर किसी छड़ को डुबो देते हैं तो दोस्तों में जो छड़ यानी टेढ़ी दिखाई देने लग जाती है, वो क्यों दिखाई देती है वो आपको बताना है। दोस्तों यदि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है यानी अपवर्तन के कारण, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो पानी के अंदर जो में छड़ यानी दोस्तों वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर निर्वात और किसी माध्यम की विद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता क्रमशः ई नोट एवं म्यू नोट तथा ई एवं म्यू है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कोई माध्यम है, उसकी जो विद्युतशीलता है वो निर्वात की तो ई नोट एवं माध्यम की ई है, और दोस्तों चुंबकीयशीलता है वो निर्वात की तो म्यू नोट है एवं कोई माध्यम की म्यू है। तो हमें बताना है कि जो हमारा अपवर्तनांक होगा यानी म्यू का मान कितना होगा, एन का मान। दोस्तों यदि इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है आपने और इसका राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है, तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो अपवर्तनांक का जो मान होता है n = जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C/V होता है। और हम जानते हैं दोस्तों C का फॉर्मूला होता है वो हमारे किसी माध्यम के लिए दोस्तों वो होता है हमारा 1/μ0/ε0 होता है। और किसी माध्यम के अंदर उसकी जो वेलोसिटी होती है पर यानी दोस्तों वो हमारी प्रकाश की वेलोसिटी होती है, वो होती है हमारी म्यू और यानी म्यू × ε0 होती है। तो यहाँ से अपन देखते हैं अपवर्तनांक यानी n का मान दोस्तों में प्राप्त होता है वो रूट के अंदर हमारा म्यू ε/μ0 × ε0 प्राप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC यानी प्रत्यावर्ती धारा को DC यानी दिश धारा में बदलने की क्रिया कहलाती है। दोस्तों आपको बताना है कि यदि अपन AC को DC में परिवर्तन करते हैं तो उसकी क्रिया क्या कहलाती है। यदि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि AC को DC में परिवर्तन करने की जो क्रिया कहलाती है दोस्तों उसको यानी दिष्टकरण कहती है। दिष्टीकरण के दोस्तों हमारी कई विधियाँ हैं। एक विधि है कि हमारा जो PN संधि डायोड होता है उसके द्वारा AC धारा को DC में परिवर्तित किया जाता है, और इसकी जो क्रिया होती है दोस्तों अपन दिष्टीकरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा यदि अपवर्तनांक 1.5 और अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। दोस्तों आपको बताना है कि कोई प्रिज्म है उसका जो अपवर्तक कोण है यानी प्रिज्म कोण है वो हमें दिया हुआ 60 डिग्री, और उसका जो अपवर्तनांक दिया हुआ है वो 1.5 दिया हुआ है। तो आपको बताना है न्यूनतम विचलन क्या होगा। दोस्तों उसका जो यदि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है n-1 × a होता है। ए होता है यहाँ पर हमारा अपवर्तक कोण होता है और n होता है अपवर्तनांक। तो हमारा जो न्यूनतम विचलन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1.5 - 1 × 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए अंतिम क्वेश्चन आज का, पानी में 1.5 मीटर नीचे पानी के बाहर की वस्तुएं एक वृत्त के अंदर दिखाई पड़ती हैं। यदि पानी में के म्यू का मान 4.3 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों हमें दिया हुआ है कि कोई पानी है और उसके हमें 1.5 मीटर नीचे देखते हैं तो हमें तो दोस्तों ऊपर का जो वातावरण दिखाई देता है वो एक वृत्त के अंदर दिखाई देता है। दोस्तों उस वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। यदि हमारे जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ है तो दोस्तों इसकी जो त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, याद रखना, h/कोष्ठक में μ² - 1 होता है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। यदि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.7 मीटर। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर h का मान हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है, और म्यू का मान दोस्तों में दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा 416/9 जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा -1। यदि इसको अपन सोल्व करेंगे आगे तो हमारा हो जाएगा 1/5 में हो जाएगा, यानी कि 216/9 में से 1 उठाएंगे तो हमारा हो जाएगा 7/9। यदि इसको आगे अपन सोल्व करते हैं दोस्तों 9 का जो अंडर रूट करेंगे यानी वर्गमूल करेंगे दोस्तों हमारा 3 हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऊपर है। तो यानी 1.5 को यदि अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/5, और इसको अपन डिवाइड कर देंगे √7 से। दोस्तों √7 का मान होता है वो होता है 2.64।
2.64 है। तो यानी कि अपन 4.5 को यानी डिवाइड करेंगे 2.64 से, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1.7 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना, जो वर्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 होता है। इससे आप इस त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं, वो आएगी 1.7 मीटर। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ये क्वेश्चन आज के आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों सभी आप अपना स्कोर भी बताइए। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आप यदि वीडियो को शेयर करेंगे तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको जो हमारी एग्ज़ाम होगी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।